हाँ, लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होना है। प्रत्याशियों के नामांकन का आज अंतिम दिन है और उत्तर प्रदेश में भी पहले चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होना है। केंद्रीय मंत्री संजीव कुमार बालियान सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के 42 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और इसके पहले 22 मार्च को 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। रामपुर, मुरादाबाद में नामांकन के आखिरी दिन सपा की उठापटक देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश की 8 संसदीय क्षेत्रों सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, सुरक्षित, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है और पहले चरण में संजीव बालियान, इकरा हसन, जितिन प्रसाद, राघव लखनपाल और इमरा मसूद जैसे राजनीतिक चेहरों पर दांव लगा रहेगा। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटकर बीजेपी ने जितिन प्रसाद को सपा गठबंधन की तरफ से भगवत सरन गंगवार और बसपा से अनीस अहमद खां, फूल बाबू को मैदान में उतारा गया है। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आज की स्थिति नजर आती है, क्योंकि तमाम जो दल हैं अपने प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया के साथ रोड शो भी कर रहे हैं और तमाम तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश भी है। तो 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में भी पहले चरण के लिए जहां पर वोटिंग होगी, उसके पहले आज यानी 27 मार्च को नामांकन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है और आज जितने भी उम्मीदवार हैं नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटें हैं जहां पर पहले चरण में मतदान होगा। तो 19 अप्रैल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो तैयारियां सभी दल कर रहे थे, पहले चरण की वोटिंग को लेकर अब सभी नामांकन फॉर्म जमा करने आज पहुंच रहे हैं और आज आखिरी दिन नामांकन फॉर्म जमा करने का है। ऐसे में प्रत्याशियों के नामांकन के आज उत्तर प्रदेश में भी पहले चरण की 8 सीटों पर मतदान होगा, जिसको लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री संजीव कुमार बालियान सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के 42 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और इसके पहले 22 मार्च को 4 प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म जमा किया था। रामपुर और मुरादाबाद में नामांकन के आखिरी दिन सपा की उठापटक देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश की 8 संसदीय क्षेत्रों में जहां पर सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग की जाएगी। पहले चरण में संजीव बालियान, इकरा हसन, जितिन प्रसाद, राघव लखनपाल और इमरा मसूद जैसे राजनीतिक चेहरों पर दांव लगा रहेगा। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट भी काटकर बीजेपी ने जितिन प्रसाद को उतारा है और सपा गठबंधन की तरफ से भगवत सरन गंगवार और बसपा से अनीस अहमद खां, फूल बाबू को मैदान में उतारा गया है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। वंदना जी, आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है। पहले चरण के लिए जो वोटिंग होगी उसके लिए नामांकन भरे जा रहे हैं और तमाम तरीके से जो प्रत्याशी हैं पहुंच रहे हैं और तमाम जो बड़े दिग्गज नेता भी पार्टी के हैं उनके साथ पहुंच रहे हैं। जो 8 सीटों पर चुनाव होना है पहले फेज में, क्या कुछ यहाँ के समीकरण है, क्या कुछ स्थिति फिलहाल है, नामांकन को लेकर क्या अपडेट है वंदना जी? देखिए ऋषभ, लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जो है 19 अप्रैल को होनी है। प्रत्याशियों के नामांकन का आज अंतिम दिन है। तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री संजीव कुमार बालियान सहित अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं, अभी जो निर्वाचन अधिकारी नवनीत रिढ़वा के मुताबिक 46 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके पहले 22 मार्च को 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। हालांकि रामपुर और मुरादाबाद में नामांकन के आखिरी दिन सपा में काफी उठापटक देखने को मिली है, क्योंकि सहारनपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने राघव रामपाल पर भरोसा जताया है। तो सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, उन्होंने इमरान मसूद को अपना प्रत्याशी जो मैदान में उतारा। वहीं बसपा की अगर बात करेंगे तो मस्जिद अली जो प्रत्याशी बनाए गए हैं और कैराना की हॉट सीट पर बीजेपी ने फिर एक बार से प्रदीप कुमार पर दाव लगाया है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने तबस्सुम हसन थी सपा की प्रत्याशी, काफी हजार वोट से उनको हराया था। और सपा की गठबंधन की बात करें तो इकरा हसन मैदान में रहेंगे और मायावती ने श्रीपाल को यहाँ से टिकट दी है। अब अगर ये बात करें हम इसकी जो उठापटक चल रही थी, अभी इसमें आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे थे अखिलेश यादव और आजम खान पे काफी दबाव था समाजवादी पार्टी पर, लेकिन पार्टी ने उसको झटक दिया। मुरादाबाद से वो रुचि बीरा को बोल रहे थे कि रुचि बीरा को उतारा जाए, लेकिन अखिलेश यादव ने उसको नकार दिया और यहाँ से जो है वो एसटी हसन को टिकट दिया है और एसटी हसन लड़ेंगे। ऐसे आप इस सीटों की बात करेंगे तो ये 2019 में थोड़ा पीछे जाएंगे। 2019 में ये सीटों पर 8 सीटों पर 3 ही बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि 5 सीटें जो थी वो चली गई थी बसपा और सपा का गठबंधन था। तो उसमें 3 सीटें बीएसपी को गई थी और 2 सीटें जो है वो सपा को गई थी। अब क्योंकि बीजेपी के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि 8 सीट में केवल मात्र 3 सीटें
भाजपा को मिली थी। तो इसलिए उन्होंने कैराना मुजफ्फरनगर में वही दल पुराने चेहरों को उतार दिया, लेकिन जो पीलीभीत की सीट थी, क्योंकि पार्टी की विरोधी गतिविधियों और काफी चीजों को लेकर वरुण गांधी क्योंकि टारगेट बन गए, उनको वहां से हटा दिया। और जो पीलीभीत में जो है वरुण गांधी की जगह ऋषभ, और वहां से जितिन कश्यप, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता है, काफी उनका दबदबा है और उनको योगी कैबिनेट में भी काफी मतलब दमदार विभाग दिया गया है और काफी ये सोनिया गांधी के भी रहे, कांग्रेस परिवार के रहे, और यहाँ पे ये मोदी और योगी के भी काफी खास है। तो अब पीलीभीत जो है इन्होंने जितिन प्रसाद पर दाव लगाया। अब ये देखना है कि 2019 में जो 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 5 गठबंधन हो गई थी, तो इसमें से गठबंधन क्योंकि कांग्रेस का और अखिलेश का है, तो इन 5 सीटों में इसका, क्योंकि मायावती देखिए अलग चुनाव लड़ रही है, उन्होंने अपने प्रत्याशी अलग घोषित कर दिए, तो कहीं ना कहीं क्या है टिकट कटेगी। अब इसको इसका किसको फायदा होगा ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा जी। बिल्कुल, लेकिन अगर तमाम दलों की तैयारी का जिक्र करें तो देखिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर यहाँ पर अपना पिछला रिकॉर्ड आगे बढ़ाने की कोशिश में रहेगी, लेकिन सपा की भी हम तमाम तरीके से तैयारियां देख रहे हैं। मैनपुरी खासकर हम इससे जो मैनपुरी में जब भी चुनाव होगा उसके पहले लगातार जो डिम्पल यादव है अपनी बेटी के साथ चुनावी मैदान में है और लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो सपा कम से कम तमाम तैयारियों में सक्रिय जमीन पर नजर आ रही है, जो शायद कांग्रेस को लेकर वो स्थिति फिलहाल जो खबरें नहीं देखने को मिल रही हैं। तो क्या कुछ जमीन पर जो चुनावी दल हैं उनकी स्थिति नजर आ रही है? देखिए जहाँ एक तरफ बीजेपी अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति में लगी है, इतने मतलब वेट कर रही है, कांग्रेस के पत्ते खोलने का वेट कर रही है, क्योंकि अभी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित ही नहीं किए। रायबरेली अमेठी उनका गढ़ माना जाता था। अमेठी तो वैसे ही वो स्मृति ईरानी से हार गए थे, राहुल गांधी बचा रायबरेली, तो अभी तक उन्होंने पत्ते ही नहीं खोले। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है, किसको खड़ा वो उम्मीदवार बनाएंगे नहीं बनाएंगे। और रही बात सपा की, तो सपा जो अखिलेश यादव है वो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, पीडीए को लेकर चल रहे हैं, लगातार लोगों को अपने से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गठबंधन में अगर सबसे बेहतर और मजबूत अगर योगदान देखने को मिल रहा है तो वो अखिलेश यादव का मिल रहा है, क्योंकि मैनपुरी की आप बात करें, मैनपुरी का दूसरे चरण में चुनाव होना है, क्योंकि मैनपुरी हमेशा सपा का गढ़ रहा है। मुलायम सिंह यादव वहां से पहली बार सांसद बन के गए, वहां पे मतलब उपचुनाव में भी डिम्पल यादव जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है, उन्होंने वहां से जीत हासिल की और वो संसद पहुंची। तो मैनपुरी में थोड़ा सा सेंधमारी करना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। आजमगढ़ की बात कर लेते हैं, आजमगढ़ में भी ऐसा था, लेकिन बाद में जब वहां से अखिलेश यादव ने छोड़ के विधानसभा वो चले गए, विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो जो आजमगढ़ की सीट एक सपा का गढ़ माना जाता था कि सपा ही यहाँ से जीतेंगे, यादवों का दबदबा है, तो लेकिन वो मिथ्या जो थी एक खत्म हुई, क्योंकि वहां से देखिए निरहुआ सांसद बने, उपचुनाव जो हुए तो निरहुआ वहां से सांसद बने, तो एक जो भ्रम था कि नहीं यहाँ से नहीं, तो इस बार हो सकता है कि बीजेपी क्योंकि किसी भी तरीके से 400 पार का नारा दे रही है उनको चुनाव लड़ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही देखिए दिल्ली का रास्ता जाता है, सबसे ज्यादा सीटें बात करें तो वो उत्तर प्रदेश की ही हैं, तो 8 सीटें, क्योंकि इस बार एक चुनौती की तरह ये बीजेपी देख रही है, इसलिए ये जो उम्मीदवार है उसमें उठा पटक चेंज करना। वरुण गांधी बताइए लगातार 2 बार से सांसद थे, उनको हटा के जितिन प्रसाद, क्योंकि नया फेस वहां पे एकदम उतार दिया, कि जबकि वरुण गांधी का अच्छा दबदबा था, तो बहुत जोड़ तोड़ से ये राजनीति मतलब कर रही है बीजेपी। अब देखना ये होगा कि कैसे बीजेपी ये गठबंधन के वोटों में सेंधमारी कर पाती है। निश्चित तौर पर देखिए पहले फेज में तो लगातार बीजेपी यहाँ पर टक्कर देने की लिए स्थिति में भी है, और लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया, अगर कांग्रेस फिलहाल जो सक्रियता दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है, तो क्या सपा के साथ जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में उसको किसी तरह के नुकसान होने की आशंका है, या फिर जो चुनावी टक्कर है वो उस तरीके से शायद आमने सामने की ना हो पाए बीजेपी और गठबंधन के बीच में, क्योंकि जमीन पर वो स्थिति वाकई में कांग्रेस की ओर से वो नजर नहीं आई है? देखिए आपने बहुत सही सवाल पूछा है कि क्योंकि सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, जबकि 2019 में बीएसपी और सपा का गठबंधन था, जबकि जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो बीएसपी का जातीय समीकरण बहुत ही बेहतर है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे आप पूर्वांचल की बात करिए, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे मुख्य जो सीटें हैं वो है पूर्वांचल की 43 सीटें हैं जो कि मेन होती है। अब उसमें जो जातीय समीकरण वोटों की स्थिति दबदबे की बात, तो वो बहुजन समाज पार्टी का काफी अच्छा था, लेकिन जब सपा और बहुजन समाज पार्टी 2019 में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, तो अब कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस तो वैसे ही शुरू से ही कभी भी उसका जनाधार देखिए हमेशा 40-50 के ऊपर वो कभी गई भी नहीं, और अमेठी और रायबरेली जबकि कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, तो अमेठी तो वैसे भी 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हरा दिया था, करीब लाखों वोट से हरा दिया था। अब बची है केवल रायबरेली, तो अभी तक कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन 17 सीटों का गठबंधन है सपा के साथ, तो 63 सीटों पे जो सपा समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 17 पर जो है
वो कांग्रेस लड़ेगी। जबकि अगर बात करें तो केवल 13 सीटों पे ही अभी कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे, बाकी की सीटें ही बाकी है, क्योंकि वो खुद मझधार में है कि किन बड़े फेस को सीटों पर उम्मीदवार बनाया जाए जो कि हम गठबंधन में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। बिल्कुल बंदा जी, देखना महत्वपूर्ण ये भी होगा कि क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर नजर आते हैं, क्या कुछ जातिगत समीकरण या कौन कौन से वो बिंदु रहेंगे जिनको कहीं ना कहीं चुनाव में महत्वपूर्ण तरीके से पार्टियों का झुकाव देखा जाएगा। फिलहाल बंदा जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी यहाँ पर पहुंचाने के लिए। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश में भी पहले चरण की 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव होगा। 19 अप्रैल पहले फेज की तारीख है और उसके अलावा आज नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख है। तो मध्य प्रदेश में पहले चरण के लोकसभा चुनाव में शामिल 6 सीटों के लिए अब तक 59 नामांकन पत्र जमा हो चुके हैं। बुधवार को नामांकन पत्र जमा करने का अंतिम दिन रहेगा, यानी आज अंतिम दिन है और 3 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय पहुंचने वालों के नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। 28 मार्च को इनकी जांच होगी और 30 मार्च तक नाम वापसी के लिए भी कहीं प्रयास किए जा सकेंगे। बालाघाट से बीजेपी की भारती पारधी, कांग्रेस के सम्राट सिंह सरस्वार, मंडला से बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते, कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकाम, जबलपुर से बीजेपी के आशीष दुबे, कांग्रेस के दिनेश यादव, शहडोल से बीजेपी की हिमाद्री सिंह, कांग्रेस के फुंदीलाल सिंह मार्को, वहीं सीधी में कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल हैं तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बीजेपी के बागी अजय प्रताप सिंह नामांकन पत्र जमा कर चुके हैं। तो ये अपडेट आपको दे दें जहां मध्य प्रदेश में भी लगातार जो 6 सीटों पर पहले फेज में चुनाव होना है उसको लेकर तमाम प्रत्याशियों ने नामांकन जमा किए हैं और तमाम तरीके से अब जो पार्टी हैं वो अपने प्रत्याशियों के नामांकन प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। तमाम दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन करने की भी यहाँ पर स्थिति नजर आ रही है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे जबलपुर से हमारे सहयोगी सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोमनाथ, आज 19 अप्रैल के लिए जो पहले फेज में वोटिंग होगी उसके लिए नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन भी है। तमाम प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, बीजेपी हो कांग्रेस हो, तमाम दिग्गज नेता भी इस नामांकन प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल क्या स्थिति जबलपुर में है, क्या स्थिति इन 6 सीटों को लेकर है? जी बता दें कि मध्य प्रदेश में सीधी, शहडोल, जबलपुर और मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा में नाम निर्देशन पत्र का जो आखिरी दिन है और 29 तारीख को अभ्यर्थी जो अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो उसी कड़ी में सभी लोग नामांकन कल ही, जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में जो भाजपा और कांग्रेस है वो कल ही नामांकन जमा कर दिया गया। आज वो एक प्रदर्शन के तौर पे रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचेंगे और कांग्रेस से जीतू पटवारी भी पहुंच रहे हैं। तो इस तरह की जो जानकारी है यह मिली हुई है। तो लगातार नामांकन पत्र की जो अन्य दल है वह भी अपने आज आखिरी दिन जमा करने के लिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार तमाम सीटें ऐसी हैं, लगातार कांग्रेस में भी, बालाघाट में भी स्थिति पशोपेश की बनी हुई है क्योंकि प्रत्याशी को लेकर कई तरह की असहमति भी नजर आई है। फिलहाल क्या जो प्रत्याशी उतारे गए हैं क्या आमने सामने का मुकाबला इनमें नजर आता है? क्या कुछ स्थिति समीकरण क्या कुछ देखने को मिल रहे हैं सोमनाथ? जी लगातार जो अभी समीकरण बन रहे हैं वो तो काफी अच्छे प्रत्याशी देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी है, भाजपा की तरफ से भी दिए गए हैं और आमने सामने का मुकाबला जरूर तय होगा क्योंकि जो अब जनता के बीच दोनों जाके अपनी बातें रख रहे हैं कि किस तरह विकास किए गए हैं। भाजपा का कहना है कि लगातार विकास कार्य किया गया है और कांग्रेस कह रही है कि महंगाई, बेरोजगारी और अन्य बहुत सी चीजें हैं उसको लेकर अपनी बात जनता के बीच रख रही है। तो दोनों ही अब जनसंपर्क दोनों का ही शुरू हो गया है, जनता के बीच जा जाके वो बातचीत कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। और खास बात यह कि जातिकरण जो है उस को लेकर भी लोग काफी वो है, जातिवाद को लेकर भी, जैसे अब जबलपुर की बात की जाए तो यादव समाज जो है कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव को मिला है तो यादव समाज में है और जो भाजपा में आशीष दुबे को दिया गया तो ब्राह्मण वोटर को लुभाने की कोशिश भी की जा रही है। जी बिल्कुल, अगर मुद्दों का जिक्र करें तो देखिए मध्य प्रदेश की जो 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, छिंदवाड़ा मात्र कांग्रेस के अभी फिलहाल कब्जे में है। तो फिलहाल क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर, क्या कुछ पिछली बार की तुलना में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? क्या कुछ आप यहाँ पर मौजूद हैं तो हवा की सुर चलती दिखाई दे रही है क्योंकि या फिर मोदी फैक्टरी इस बार देखने को मिलने वाला है या फिर कुछ और भी स्थानीय मुद्दे जिन पर चुनाव हो सकता है?
जी, जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में देखा जाए तो जो दिनेश यादव को टिकट दी गई है वो पूर्व में भी महापौर के लिए भी चुनाव लड़ चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके, पार्षद रह चुके हैं और छात्र नेता से भी जुड़े रहे हैं, नगर अध्यक्ष भी रहे हैं। तो और खास बात है यादव समाज का एक गुट है और पटेल, अगर यादव समाज और पटेल मिल जाता ग्रामीण क्षेत्र में तो ग्रामीण का जो स्तर है वो कांग्रेस के लिए काफी मजबूत हो सकता है। शहरी क्षेत्र में तो भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अभी जो इनका जो सर्कल चल रहा है यादव समाज का, तो ये यादव एकजुट होकर ही चुनाव लड़ने के लिए जोर दे रहे हैं। और अगर बात की जाए कांग्रेस, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर है, भाजपा की वैसे ही है, तो उसका इफेक्ट आशीष दुबे जी को उसका फायदा मिल सकता है। जी, निश्चित तौर पर देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे की स्थिति और बनती है, क्या कुछ समीकरण आगे सामने आते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया सोमनाथ, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजस्थान से खबर, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों के ऐलान के बाद अब प्रदेश में प्रथम चरण की 12 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन आज है और दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल हो सकेगा। जयपुर लोकसभा क्षेत्र में अब तक 11 उम्मीदवार और जयपुर ग्रामीण में 5 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। वहीं जयपुर ग्रामीण में आज बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन पत्र जमा करेंगे। साथ ही तमाम तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस तो अपने प्रत्याशियों के नामांकन प्रक्रिया में दिग्गज नेता भी शामिल हो रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है और तमाम तरीके से तैयारियां भी दोनों ही दलों के द्वारा की जा रही हैं। तो और आज अंतिम दिन पहले फेज के चुनाव में जो सीटों पर लोकसभा चुनाव होना है उनको नामांकन प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है, तो आज सभी प्रत्याशी लगभग अपना नामांकन पत्र जमा करेंगे। और इसी खबर पर जानकारी के लिए झालावाड़ से हमारे सहयोगी सद्दाम खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सद्दाम, 12 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन आज राजस्थान में है। क्या कुछ 12 सीटों का समीकरण का अगर स्थिति देखें, क्या कुछ समीकरण की स्थिति है, क्या कुछ गुणा भाग फिलहाल नजर आ रहा है, क्या कुछ टक्कर दोनों ही दलों के बीच में नजर आएगी या फिर किसी और दल की अगर एंट्री है, तो क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं? बिल्कुल ऋषभ, आपको बता दूं कि राजस्थान में पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा, जिनके लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में इन सीटों से आज कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी के कई दिग्गज नेता आज नामांकन भरेंगे। वहीं आपको बता दूं कि जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस भाजपा प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा करीब 10 से ज्यादा अन्य दलों के प्रत्याशी की ओर से नामांकन दाखिल किए गए हैं। वहीं आपको बता दूं कि जयपुर में प्रत्याशी के रूप में दिन भर गेमा गेमी रहेगी। वह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। जयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास, भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा, जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा वे भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह समर्थकों के साथ आज कलेक्टरी में पहुंचेंगे। इससे पहले दोनों दलों के प्रत्याशियों की ओर से अपने समर्थकों की जनसभा के माध्यम से संबोधित किया जाएगा। उसके बाद प्रत्याशी कलेक्टरी पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे। बिल्कुल ऋषभ। बिल्कुल सद्दाम, देखिए यहाँ पर लगभग सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो क्या कुछ फिलहाल स्थिति इस बार दिख रही है? क्या मोदी फैक्टर इस बार फिर राजस्थान में देखने को मिलने वाला है? कम से कम पहले फेज की जो 12 सीटें यहाँ पर, और दूसरा विपक्ष के पास कोई बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में देखने को मिल सकते हैं? क्या कुछ फिलहाल मुद्दों का जिक्र करें तो स्थिति दिखने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पे ऋषभ, आपको बता दूं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक चला था, अशोक गहलोत का कोई जादू राजस्थान में नहीं चला था, इसी को देखते हुए इस बार लगता है कि राजस्थान में वापस मोदी मैजिक चलने वाला है। कहीं ना कहीं मोदी लहर है, तो कहीं ना कहीं मोदी लहर इस बार राजस्थान के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल ऋषभ। निश्चित तौर पर जातिगत समीकरण का जिक्र करें तो जो 12 लोकसभा सीटें हैं, क्या आपको कुछ जातिगत समीकरण देखने को मिल सकते हैं? देखिए ऋषभ, आपको बता दूं कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने नेता उतारे हैं मैदान में, लेकिन जातिगत समीकरण की अगर बात की जाए तो मोदी मैजिक और मोदी लहर के सामने जिस तरीके से जाति समीकरण कहीं ना कहीं फेल होता नजर आएगा। निश्चित तौर पर देखा जाएगा कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक राजस्थान में चला था, उसी के मद्देनजर इस बार मोदी लहर वापस दिखाई देगी लोकसभा चुनाव में। हाँ, निश्चित तौर पर देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्या कुछ आंकड़े बाजी देखने को मिलती है, क्या कुछ समीकरण नजर आते हैं, जातिगत समीकरण क्या होते हैं, या फिर क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जो इस बार देखने को इन 12 सीटों पर मिलेंगे? फिलहाल बहुत शुक्रिया सद्दाम, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं अब बात उत्तराखंड की कि उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि वहां से लोकसभा चुनाव में उसी पार्टी के ज्यादा उम्मीदवार जीतते रहे हैं जिस पार्टी की केंद्र में सरकार बनी या सरकार में शामिल रही। 1989 और 2004 यानी 2 बार ही ऐसा हुआ कि सत्ता में आने वाली पार्टी को उत्तराखंड की कुल 5 सीटों में से 3 से कम सीटें मिली हों।
साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें बीजेपी जीती और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। साल 2019 में भी उत्तराखंड ने अपना इतिहास दोहराया और यहां से बीजेपी ने सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की। इस बार राज्य की सभी 5 सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्माती दिखने लगी है। वहीं राजनीतिक फिजाओं में समीकरणों पर चर्चा भी शुरू हो गई है। लेकिन दिलचस्प यही कि क्या कुछ यहां पर टक्कर देखने को मिलेगी, क्या कुछ मुकाबला होगा और जिन 5 सीटों का जिक्र लगातार होता आया है, क्या इतिहास के पन्नों से ही एक बार फिर इबादत लिखी जाएगी या फिर उसके अलावा कुछ नए यहाँ पर तरीके कांग्रेस अपनाएगी या फिर कुछ बदलाव इस बार देखने को मिलेगा। सभी की निगाहें रहेंगी। लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण क्योंकि 19 अप्रैल को इन पर चुनाव होना है और साथ ही उसको लेकर नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, उत्तराखंड की 5 सीटों का जिक्र लगातार होता भी आया है और जिस तरीके से हमें एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर खबर में देखने को मिल रहा है कि जब जब केंद्र में जिसकी सरकार रही है, जो पार्टी केंद्र सरकार में शामिल रही है, सहयोगी दल रही है, उसी की यहाँ पर अधिकतर सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं। फिलहाल क्या स्थिति, आज के नामांकन को लेकर क्या अपडेट है और क्या कुछ यहाँ पर स्थिति बनती नजर आ रही है? बिल्कुल देखिए ऋषभ, अगर बात करें जिस तरीके से यहाँ पे 5 लोकसभा सीटों पर हर एक आदमी की निगाह लगी हुई थी, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे आम जनमानस हो, सबका जो है अपना अपना यहाँ पे जो है राजनीतिक दलों का गणित लगना शुरू हो गया। उसको लेकर लगातार जिस तरीके से चर्चा चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं देखा जाए, जिस तरीके से अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष को जो है यहाँ पे जो है अपने जो उम्मीदवार तक नहीं मिल पा रहे थे, आखिरी वक्त तक जो है उन्होंने जो है यहाँ पे घोषणा नहीं कर पा रहे थे। खास करके बात करें हरिद्वार लोकसभा की, तो हरिद्वार लोकसभा जो है वो काफी हॉट सीट मानी जा रही थी कि वहां पर किसको उतारा जाए, क्योंकि जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री जो है हरीश रावत, उन्होंने पहले दावेदारी करी थी, बाद में हालांकि जो है उन्होंने अपने लड़के के लिए यहाँ पे जो है टिकट मांगा था। तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे जो है कयास लगाए जा रहे थे, परंतु अब देखने वाली बात होगी क्योंकि आज नॉमिनेशन का जो है आखिरी दिन है और यहाँ पे लगातार जितने भी जो है 3 बजे तक ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। उसको लेके यहाँ पे अभी अगर बात की तो अभी निर्वाचन अधिकारी से हमारी बात हुई है, उनका कहना था कि अभी तक जो है यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पे देहरादून की राजधानी की, तो जो टिहरी लोकसभा क्षेत्र का अंदर आता है, उनके यहाँ अभी तक 15 जो है यहाँ पे फार्म लिए गए थे, जिसमें से 6 ने जो है अपना दाखिल कर दिया है पर्चा और इसमें जो है अभी 7 लोगों की यहाँ पे इंतजार हो रहा है कि कौन लोग हैं, निर्दलीय है, किसी पार्टी से संबंधित है, ये देखने वाली बात होगी। और इसको लेके अब जो सियासी गलियारों में हर एक आदमी जो है अपने अपनी यहाँ पे जो है यहाँ पे गणित लगाना शुरू कर दिया है, टक्कर किससे किसकी होगी, कितने वोट किसको मिलेंगे, ये अभी जो है राजनीतिक हलचल यहाँ पे देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर चौक चौराहों पर चर्चाओं का बाजार भी गर्म यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी बहुत सक्रिय मोड में आ गई है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने प्रत्याशियों के पहुंचेंगे, रोड शो करेंगे, क्या विपक्ष की ओर से किसी तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से जनसलाब यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जी के जो है रोड शो में और उनके नामांकन प्रक्रिया में देखने को मिल रहा था, उसको लेकर यहाँ पे कई बार जो है विपक्ष ने भी कटाक्ष किया है। उनका कहना था कि सत्ता पक्ष का जो है यहाँ पे फायदा उठाया जा रहा है और जो पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे जुगलेबाजी की बात कर रहे हैं, उनका कहना था कि यहाँ पे अगर बात करें महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करें, उनको आगे बढ़ाने की बात करें, परंतु वही जो अगर अंकिता का बार बार जो मुद्दा उठाया जा रहा है, उनका कहना था कि ये जो अंकिता का आज तक न्याय नहीं मिला है, जो सफेद पोश है उनका नाम उजागर नहीं किया जा रहा है, बेरोजगार आज सड़कों पे हैं, ये तमाम चीजों को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो रखा है। परंतु देखने वाली बातों की जनसलाब की जहां तक बात थी, वो कांग्रेस भी आज जो है उन्होंने यहाँ पे ऐलान किया है कि सभी कार्यकर्ता पूरे जो है यहाँ पे जोर शोर से जो नामांकन करने वाले प्रत्याशी है उनके साथ यहाँ पे रैली के रूप में जाए। जी निश्चित तौर पर देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ आगे की स्थिति इन दलों की देखने को मिलती है और साथ ही क्या कुछ मुद्दे नजर आते हैं, क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अवनीश, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।